हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के लेक्चर में लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक है, रिलेशन वाला पोर्शन आपका लगभग लगभग पूरा लगभग क्या पूरा ही हो चुका है। ओनली थ्योरम वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो जो भी रिलेशन है फंक्शन में थ्योरम्स वाले पार्ट हैं तो वो मैं एक साथ पूरा कर दूंगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभार आ भी जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं फंक्शन क्या होता है। देखो, रिलेशन में मैंने क्या बोला था, जैसे कोई सेट आपका ए है और कोई सेट आपका बी है। ठीक है, और जो रिलेशन था वो ए से बी में था। जब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो वो ए से बी में क्या होता है, रिलेशन होता है। सेम वही बात फंक्शन में है। अगर मैं किसी फंक्शन सेट ए से बी में अगर बात करूं, देखो यहाँ पे जैसा आपका रिलेशन था सेम वैसे ही आपका क्या है, आपका फंक्शन है। जैसे आपने रिलेशन पढ़ा है सेम वैसे ही आपका फंक्शन है, पर थोड़ी सी चीजें चेंज है। क्या चेंज है? जैसे कि जे आपका क्या है, जैसे सेट ए में है आपका 1 2 3 4, यहाँ पे है आपका कितना अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। जैसे 1 जुड़ गया किससे, अल्फा से। 2 जुड़ गया किससे, बीटा से। 1 जुड़ गया डेल्टा से। मतलब रिलेशन में क्या था कि सेट एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से अगर जुड़ते हैं, मतलब वहाँ पे कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं थी कौन सा एलिमेंट कहाँ जुड़ा है तब फंक्शन रिलेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस इतना था कि एक का एलिमेंट बी से जुड़ा हो, चाहे एक जुड़े हो चाहे सारे जुड़े हो, चाहे एक ही एलिमेंट सभी से जुड़ा हो, चाहे सभी एलिमेंट एक से ही जुड़े हो, ऐसा मतलब अगर ए का एलिमेंट बी के साथ जुड़ गया है तो रिलेशन ए टू बी कहलाता था। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता था कि जैसे सेट एक एलिमेंट बी के साथ नहीं भी जुड़ता था तब भी वहां पे रिलेशन बन जाता था। वहां पे आपका कौन सा रिलेशन बन जाता था, फाई रिलेशन बनता था। कौन सा रिलेशन बनता था आपका, फाई रिलेशन बनता था। तो रिलेशन में क्या था कि दो सेट थे और दोनों सेट एक दूसरे के साथ क्या थे, पेयर बना रहे थे। सारे एलिमेंट भी पेयर बना सकते थे, सारे एलिमेंट एक के साथ पेयर बना सकते थे, एक एलिमेंट सारा मतलब सामने वाले सभी के साथ पेयर बना सकता था। कोई भी पेयर नहीं बना सकता था, ओनली वन पेयर बन सकता था। मतलब कितने भी पेयर, मतलब उसमें क्या था कि ए सेट बी के साथ बस पेयर बनाए तो वो रिलेशन की कैटेगरी में चला जाता था। एक रिलेशन ऐसा भी था कि जहाँ पेयर भी नहीं बनता था, जहाँ पर पेयर भी नहीं बनता था, प्यार नहीं बोला मैंने, पेयर बोला। तो जहाँ पे पेयर भी नहीं बनता था वहाँ पे भी आपका रिलेशन हो जाता था, वो आपका एक नल रिलेशन होता था। कौन सा रिलेशन होता था, नल रिलेशन होता है। लेकिन थोड़ी सी फंक्शन में कंडीशन है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। खैर, देखो ये वाला एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा। खैर मैं बात करूंगा फंक्शन की। तो जैसे मान लीजिए क्या क्या है, आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ठीक है, सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पे आपका एलिमेंट है, जैसे मान लो जे है, आई है, एन, जे आई एन है। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ 5 है। फंक्शन की कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो पीडी इमेज वाला सेट है, पीडी इमेज मतलब सेट जो ए है में कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, एक से ज्यादा पेयर नहीं बनाएगा। पहली कंडीशन। यहाँ पे सेट एक मतलब पहला वाला जो प्री इमेज वाला पहला वाला सेट है, वहां पे कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा पेयर नहीं बनाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो प्री इमेज है, प्री इमेज में कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, खाली नहीं होगा। तेरी इमेज में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, मतलब सारे के सारे पेयर बनाएंगे और कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाएगा। जैसे मान लो जे ने किससे बनाया, 3 से बनाया। ए ने किससे बनाया, 4 से बनाया। आई ने किससे बनाया, 1 से बनाया। एन ने किससे बनाया, 4 से बनाया। ठीक है, तो जो प्री इमेज है, क्या किसी एलिमेंट ने डबल पेयर बनाया, सभी ने सिंगल बनाया। जैसे जे ने ओनली 3 से, ए ने 4 से, आई ने 1 से, एन ने 4 से। मुझे केवल पहले वाले सेट पे फोकस करना है, दूसरे वाले पे फोकस नहीं करना है। जो भी फोकस करेंगे मैं पहले वाले सेट पे करूंगा। तो मैंने क्या बोला कि जो प्री इमेज वाला सेट है, कौन सा सेट है, प्री इमेज वाला सेट है, वहां पे कोई भी एलिमेंट आपका खाली ना हो। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डबल पेयर ना बनाए। तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट ने ना तो डबल पेयर बनाया और ना ही कोई एलिमेंट खाली है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये ए टू बी में क्या है, आपका फंक्शन है। ए से बी में क्या है, आपका फंक्शन है। मान लो मैंने एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर दिया
और मैंने चेंज क्या कर दिया, देखो यहाँ पे चेंज क्या कर दिया। जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है। यहाँ पे है जे ए आई एन, यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जे किससे जुड़ गया 3 से, आई किससे जुड़ गया 2 से, ए जुड़ गया 5 से। अब कहा जाए कि यहाँ पे फंक्शन है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एन एलिमेंट कैसा है, खाली है। और मैंने क्या बोला, प्री इमेज में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। मान लो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है। यहाँ पे है जे ए आई एन, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है ना? जे किससे जुड़ा 3 से, ए किससे जुड़ा 4 से, एन किससे जुड़ा, यहाँ पे आई किससे जुड़ा 3 से, और जे जुड़ गया किससे 1 के साथ। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे फंक्शन है, तो यहाँ भी आपका फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जे वाले एलिमेंट ने डबल पेयर बना दिया, और प्री इमेज में कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा पेयर नहीं बना सकता है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी फोकस करना है वो आपको प्री इमेज में, प्री इमेज का मतलब हुआ पहले वाले सेट में फोकस करना है। अगर पहले वाले सेट पर फोकस करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो प्री इमेज में कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा पेयर नहीं बनाएगा, और प्री इमेज में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। तो आई होप इतना क्लियर है। तो फंक्शन की आप कंडीशन समझ सकते हो कि अगर कोई दो सेट है और पहले वाले सेट का ना तो कोई एलिमेंट खाली है ना किसी ने डबल पेयर बनाया, तो फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा। मान लो पहले वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली है, किसी ने अगर डबल पेयर बना लिया, तो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो आई होप आपको मतलब अगर कोई मैपिंग में कोई फंक्शन लिखा हुआ तो आपको पहचान सकते हैं कि कब फंक्शन है कब फंक्शन नहीं है। देखिए, तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया है कि फंक्शन कैसे पहचानेंगे। दो सेट होंगे मैपिंग में, पहला सेट होगा उसे प्री इमेज बोलेंगे, दूसरा सेट होगा पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाएगा, कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होगा। लेकिन बात क्या आती है कि जो फंक्शन है वो तो आपका 11th का पोर्शन था, जो बेसिक फंक्शन था, जहाँ पे आप लोगों ने फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, दो फंक्शन का अपन लोगों ने कंपोजिशन भी पढ़ा था। ठीक है, तो है क्या कि वैसे तो पूरा मैथमेटिक्स फंक्शन पे ही टिका हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री अगर बात करें तो वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे टिका, मतलब वो भी एक फंक्शन है। अगर मैं बात करूँ इनवर्स की, तो इनवर्स एक फंक्शन है। एलजेब्रा एलजेब्रिक भी फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम लॉगरिथम भी फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं। तो क्या है कि जितना भी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ते चले आ रहे हैं या आगे भी पढ़ेंगे, तो वो सब क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब खैर वो तो सारी चीजें फंक्शन है, लेकिन मुझे खैर यहाँ पे फंक्शन का ही पूरा स्टडी करना है। तो क्या है, मैंने अभी बेसिकली आपको बताया कि फंक्शन होता क्या है। अब जो आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, दो चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 से, जिसका यहाँ पे यूज हो जाता है। एक आपका कंपोजिशन वाला टॉपिक, जैसे दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन को मुझे कंबाइंड करके लिखना है, एक वो वाला टॉपिक। और एक आपका डोमेन रेंज वाला टॉपिक। ठीक है, क्योंकि अभी जो 11th है उसमें बेसिक फंक्शन था, और जो 12th है उसमें आपका टाइप ऑफ फंक्शन है। और टाइप ऑफ फंक्शन में डोमेन और रेंज का मतलब बहुत भयानक तरीके से यूज है। बहुत भयानक तरीके से क्या है कि जब हम लोग ऑन टू और इन टू, दो नए नाम आपको सुनने को मिल रहे हैं कि ऑन टू और इन टू क्या होता है। ये फंक्शन के टाइप है। जब मैं ऑन टू और इन टू को पढ़ूंगा, जब हम ऑन टू और इन टू को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको रेंज निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि क्लास 11th में आप लोगों ने रेंज पढ़ी तो होगी, लेकिन भूल गए होंगे। काफी लंबा समय हो गया, 1 साल हो गया है, क्योंकि अब आपका 12th का सिलेबस चल रहा है। वो जिन्होंने भी रेंज पढ़ा होगा तो वो 1 साल पहले जाके पढ़ा होगा। मतलब लगभग काफी लंबा गैप हो जाता है। 11th का सेकंड चैप्टर और 12th का फर्स्ट चैप्टर, इसमें लगभग एक बुक का गैप हो जाता है पूरी। तो वो एक बुक का जो गैप होता है ना, उसमें मतलब चीजें स्किप होने लगती हैं। ठीक है, तो मैं जब मैं आपको टाइप ऑफ फंक्शन स्टार्ट करूंगा, तो उसके पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। दो चीजें क्या क्या, एक दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं, और एक आपका डोमेन और रेंज। तो फंक्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई अगर दो सेट है और दोनों सेट के बीच में अगर मुझे फंक्शन बताना है कि फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको सारी कंडीशन बता चुका हूँ। प्री इमेज को देखना है, प्री इमेज का कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाएगा,
और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। अब बात आती है फंक्शन की। तो अब देखो फंक्शन में मैं बात करने वाला हूँ डोमेन की। मैं पहले बेसिकली आपको डोमेन और रेंज समझा दूंगा, क्योंकि जब तक आपको डोमेन और रेंज नहीं आएगा तो आई गारंटी मतलब आपको कहीं ना कहीं टाइप ऑफ फंक्शन में दिक्कत होगी। ठीक है, तो डोमेन होता क्या है, जैसे मान लो बाई इक्वल टू कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन में क्या बोला मैंने, डोमेन की बात की। डोमेन का मतलब होता है कि इनपुट, मतलब जो एक्स वैल्यू में यहाँ पे पुट करेंगे वो डोमेन होगा। और एक्स पुट करने पर जो बाई निकल के आएगा, जो बाई निकल के आएगा वो आपका रेंज होगा। मतलब जैसे मान लो y इक्वल टू आपका लिखा है साइन एक्स, तो मैं x की जो जो वैल्यू यहाँ पे डालूंगा वो आपका सब डोमेन होगा। और x की वैल्यू डालने पर जो जो आपका निकल के आएगा, जो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका सब का सब रेंज होगा। ठीक है, तो डोमेन होता क्या है, अब देखो ऐसा है कोई फंक्शन है, तो फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो होता है डोमेन। अब वैल्यू कौन सी डालेंगे, तो इसमें थोड़ा डोमेन को समझना है। डोमेन क्या है, एक्स की वो वैल्यू, डोमेन एक्स की वो वैल्यू है। मैंने क्या बोला, डोमेन एक्स की वो वैल्यू है जिसके लिए, जिस पर बाई, अब भाई डोमेन, भाई एक्स इनपुट करोगे ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालोगे, एक्स की वो वैल्यू जिस पर बाई कैसा हो, रियल हो एंड डिफाइन हो, डिफाइन हो, डिफाइन हो, रियल हो और डिफाइन हो। तो एक्स की वो वैल्यू जो इस फंक्शन में डालने पर, एक्स की वो वैल्यू जिसको इस फंक्शन में डालने पर बाई कैसा हो, रियल और डिफाइन हो, बाई कैसा हो, रियल हो और डिफाइन हो, तो वो आपका क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक्स की वैल्यू डाली, कौन सी वैल्यू डाली, जिस पर बाई और डिफाइन, बाई कैसा है, रियल है और डिफाइन है। तो जो बाई की डिफाइन एंड रियल वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड की है एक्स इनपुट के बाद, एक्स इनपुट के बाद जो मैंने बाई फाइंड किया है, एक्स इनपुट के बाद जो बाई अपन ने क्या किया है, फाइंड किया है, वो आपका क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। भाई मैंने यहाँ पे एक्स को पुट किया, पर एक्स मैंने कैसा डाला, जिसके लिए बाई कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए और रियल होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए, रियल और डिफाइंड होना चाहिए। तो सीधी बात है, मैंने जो जो एक्स यहाँ पे डाल पाया, मैंने जितनी वैल्यू एक्स की यहाँ पे पुट की है, जितना यहाँ पे एक्स का पॉसिबल वैल्यू हो पाया है, वो सारा का सारा डोमेन में चला जाता है। और जो निकल के वैल्यू आती है, मतलब अब निकल के जब एक्स इनपुट करोगे, मान लो कोई फंक्शन लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर तुम यहाँ पे x पुट करोगे तो निकल के क्या आएगा, y आएगा। तो जो x अपन ने इनपुट किया है वो आपका डोमेन है, और जो y निकल के आएगा वो आपका रेंज है। ठीक है, तो x की वो सभी वैल्यू जो यहाँ पे इनपुट हो सकती है, सारी की सारी वैल्यू की बात हो रही है, पर्टिकुलर दो या तीन वैल्यू की बात नहीं हो रही है, एक्स की वो सारी की सारी वैल्यू जो यहाँ पे इनपुट हो सकती है वो आपका डोमेन होता है, वो आपका डोमेन होता है। और उन सारी की सारी वैल्यू के लिए जो बाई आपका निकल के आया है, जो बाई आपका निकल के आया है वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। क्लास 11 में आप लोगों ने डोमेन रेंज पढ़ा होगा, और जिसको क्लास 11 का डोमेन और रेंज आता है उसके लिए बड़ा सिंपल सा खेल है, वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, पहले मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल उठाऊंगा, उस सिंपल से एग्जांपल से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल उठाएंगे और उस सिंपल से एग्जांपल से जैसे मान लीजिए y इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट अभी एक्स स्क्वायर मत लो, और भी सिंपल लेना, मान लो मैंने लिया यहाँ पे 2x प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे करूंगा कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप x की कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे। देखो जो भी डोमेन हम लोग निकालते हैं वो रियल वैल्यू से ही निकालते हैं, रियल वैल्यू के लिए ही निकालते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी का कोई रोल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू डालूंगा, कोई भी रियल वैल्यू डालूंगा, तो इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो बाई का वैल्यू आएगा, बाई का वैल्यू आएगा वो भी कैसा आएगा, रियल आएगा। ठीक है, और एक्स की कोई भी रियल वैल्यू इसको नॉट डिफाइन भी नहीं करने वाला है। देखो मैं यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स की किसी भी वैल्यू का इनपुट कर सकता हूँ। तो जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन है आपका,
और मैंने क्या देखा कि यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू का इनपुट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये लीनियर वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं x की कोई भी रियल वैल्यू डालूंगा, और रियल में जब रियल को मैं ऐड करूंगा तो रियल रहेगा, सॉरी प्रोडक्ट करूंगा रियल रहेगा, और मैं वन ऐड करूंगा तब भी रियल रहेगा। तो रियल इनपुट पर ये ऑलवेज कैसा हो रहा है, रियल हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट भी कैसा हो रहा है, रियल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी इनपुट कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी इनपुट कर सकता हूँ, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो यही फंक्शन आपका ऐसा होता, ऐसे ही होता कैसे, 1/x-2। अब मैं यहाँ बोलता कि इसका डोमेन बताइए क्या होगा। तो मैंने क्या बोला कि मुझे x को इनपुट करते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि कहीं आपका फंक्शन इमेजिनरी तो नहीं हो रहा है, फंक्शन इन द सेंस इस पूरे का वैल्यू। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू कहीं इमेजिनरी तो नहीं हो रहा है, या कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा है। तो मेरे मेरा मानना है कि इतना समझ लीजिए कि अगर कभी भी अपॉन में कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, समान तौर पे जैसे 1/समथिंग, अगर अपॉन में कभी एक्सप्रेशन है तो उसमें नॉट डिफाइन का डर होगा, नॉट डिफाइन का डर होगा कि कहीं फंक्शन नॉट डिफाइन तो नहीं है, अगर अपॉन में फंक्शन है तो। ठीक है, अगर कभी रूट के अंदर एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे इमेजिनरी का डर होगा, इमेजिनरी का डर होगा। इमेजिनरी का डर कब होगा, जब रूट में एक्सप्रेशन है। अच्छा, रूट में अगर एक्सप्रेशन है तो इमेजिनरी का डर क्यों होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैंने वहां पे एक्स इनपुट पर आपका जो वैल्यू है एक्सप्रेशन का वो नेगेटिव हो रहा हो, क्योंकि अगर रूट में नेगेटिव आ जाता है तो इमेजिनरी होता है। तो बस हमें ये देखना है कि कहीं मैंने एक्स का ऐसा इनपुट तो नहीं कर दिया है जिसके लिए रूट के अंदर कैसा आ रहा हो, नेगेटिव। तो इमेजिनरी का डर तभी होगा जब रूट होगा और रूट के अंदर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, और नॉट डिफाइन का डर तब होगा जब अपॉन में एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, और मान लीजिए अपॉन में भी है, रूट भी है, और एक्सप्रेशन है, अपॉन भी है और रूट भी है। ठीक है, एक्सप्रेशन में अपॉन भी है और रूट भी है। तो अब यहाँ पे दोनों डर होंगे, यहाँ पे हमें इमेजिनरी का भी डर होगा और नॉट डिफाइन का भी डर होगा, दोनों डर होंगे यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, एक्स की वो वैल्यू यहाँ पे इनपुट नहीं करनी है जिसके लिए ये क्या हो रहा हो, नॉट डिफाइन हो रहा हो या इमेजिनरी हो रहा हो। तो ऐसे ये वाला जो फंक्शन था वो एक्स की किसी भी वैल्यू पर नॉट डिफाइन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर अपॉन में फंक्शन होता तो अपॉन में जीरो आने का चांस होता, और अपॉन में अगर जीरो आ जाता है तो नॉट डिफाइन होता। और रूट अगर होता तो फिर मेरे पास किसका डर हो जाता, अगर रूट होता तो मेरे पास डर होता काय का, इमेजिनरी का। तो ना तो यहाँ रूट है, ना ही यहाँ पे अपॉन है, तो ना तो यहाँ इमेजिनरी का डर है और ना ही आपका काय का डर है, का नॉट डिफाइन का डर है। तो बेसिकली आप लोग ऐसे तैयार कर सकते हैं कि कभी भी आपका एक्सप्रेशन लीनियर फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल होगा। क्योंकि किसी भी लीनियर फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन है और वहाँ पे आप कोई भी इनपुट करेंगे एक्स का, तो फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। आप एक्स का कोई भी रियल इनपुट कर दें, ठीक है, इनपुट कैसा करना है, रियल करना, तो कोई भी आप लोग यहाँ पे रियल इनपुट डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर फंक्शन जो लीनियर वाला है वो अपॉन में आ जाता है, लीनियर वाला फंक्शन किस में आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, तो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि अपॉन में मेरे पास एक डर बना रहेगा कि अपॉन में जीरो तो नहीं हो रहा है, और अगर अपॉन में जीरो हो रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे अपॉन वाले केस में मेरे पास डर काय का होगा, नॉट डिफाइंड का। तो नॉट डिफाइंड कब होता है, जब अपॉन में क्या हो जाए, जीरो, मतलब x=2 पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अपॉन में हम लोग टू नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि टू डालने पर आपका नॉट डिफाइन हो रहा है। तो मैं जो डोमेन निकालूंगा वहां पे सारे रियल नंबर इनपुट हो सकते हैं, लेकिन टू इनपुट नहीं हो सकता, क्योंकि टू डालने पर आपका ये क्या हो रहा था, नॉट डिफाइन हो रहा है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मिला y=1/x² - 1 है। देखो, जो आज का लेक्चर है वो आपका बिल्कुल बेसिक वाला है, जो 11th में आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा है सेम वही है। तो आज का लेक्चर तो आप लोग ऐसे देख लीजिए कि आप लोग ऐसे 11th का पढ़ रहे हो, बड़ा नॉर्मल वे में। ठीक है, तो चीजें 11th वाली ही है, क्योंकि बगैर 11th के इसमें काम नहीं चलने वाला है। तो मान लीजिए कभी ऐसा मिल गया 1/x² - 1। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे डोमेन निकालना है। तो मैंने क्या बोला, अगर अपॉन में एक्सप्रेशन आ जाता है
तो वहाँ पे जीरो का डर होता है। तो जीरो का डर कब होगा, फंक्शन नॉट डिफाइन कब होगा, जब अपॉन में जीरो हो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाए, जीरो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस या माइनस वन डालोगे तो अपॉन में जीरो आएगा। देखो अपॉन में जीरो कब आ रहा है, जब एक्स का वैल्यू या तो प्लस वन हो या माइनस वन हो। तो अपॉन में जीरो आने पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, अपॉन में जीरो आने पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो मैं सारी की सारी रियल वैल्यू लूंगा यहाँ पे, लेकिन किसको छोड़ूंगा, वन को और माइनस वन को छोड़ूंगा। ठीक है ना, तो मैं वन को छोड़ूंगा और माइनस वन को छोड़ूंगा। इतना क्लियर है ना आपका, यहाँ तक मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अभी मैं डोमेन का और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन ऐसा है आपका, एफ एक्स इक्वल टू हो या वाई इक्वल टू हो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस सिक्स, और मैं बोलूँ इसका डोमेन बताइए। तो यहाँ पे क्या है, अपॉन में एक्सप्रेशन है, और मैंने क्या बोला कि जब अपॉन में एक्सप्रेशन हो तो मैं एक्स के वो इनपुट नहीं करना है जिससे अपॉन में जीरो हो रहा हो, क्योंकि अगर अपॉन में जीरो हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि नॉट डिफाइन कहाँ पर है। नॉट डिफाइन कब होगा, जब अपॉन में कितना होगा, जीरो होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। एक फैक्टर एक्स माइनस थ्री रहेगा, एक एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो रहेगा। एक्स का वैल्यू टू और थ्री आया। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन नॉट डिफाइन टू और थ्री पर है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, दो से लेके कहाँ तक, सॉरी रियल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो को और तीन को। क्योंकि दो और मतलब कोई भी रियल यहाँ पे इनपुट हो सकता है, लेकिन दो और तीन को छोड़कर। दो इनपुट क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो डालने पर अपॉन में जीरो हो रहा है और तीन को डालने पर अपॉन में जीरो है। और जैसे ही अपॉन में जीरो आया फंक्शन हो गया नॉट डिफाइंड। तो डोमेन का मतलब है कि एक्स के वो इनपुट जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो और इमेजिनरी ना हो। अच्छा इमेजिनरी कहाँ हो जाता है, मान लो कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू इन रूट एक्स माइनस वन। अब रूट वाली बात आती है, तो रूट अगर अपॉन में है, वन अपॉन एक्सप्रेशन है रूट के साथ, वन अपॉन एक्सप्रेशन है रूट के साथ, तो यहाँ अपॉन भी है और रूट भी है। तो वहां पे दोनों चीज देखेंगे, इमेजिनरी भी देखेंगे और नॉट डिफाइंड देखेंगे। ओनली रूट अकेला है तो यहाँ पे हम देखेंगे ओनली और ओनली इमेजिनरी। तो यहाँ पे फंक्शन इमेजिनरी हमें क्या करना है कि एक्स की वो वैल्यू लेना है कि जहाँ पे फंक्शन इमेजिनरी ना हो। अच्छा फंक्शन इमेजिनरी कब होता है, जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। और रियल कब होता है, जब रूट के अंदर या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो मुझे केवल एक्स की वही वैल्यू लेनी है जिसके लिए कैसा हो, रियल हो। कैसा हो, रियल हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ फंक्शन इज रियल, क्योंकि मुझे फंक्शन की वैल्यू कैसी चाहिए, रियल चाहिए। तो एक्स का ऐसा होना चाहिए, मतलब ये इनपुट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे रूट में कैसा होना चाहिए, एक्स माइनस वन मोर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो। अगर रूट के अंदर वाला पोर्शन या तो जीरो हो जाए या जीरो से ज्यादा हो जाए, मैंने क्या बोला, या तो जीरो हो जाए या जीरो से ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, तो उस पूरे का वैल्यू कैसा होता है, रियल होता है। और यही वाला फंक्शन अगर नेगेटिव हो जाता है, कैसा हो जाता है, नेगेटिव, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो मुझे रियल की बात करनी है, तो ये रियल कब होगा, जब रूट के अंदर या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स मोर देन इक्वल टू कितना, वन। अगर एक्स की वैल्यू वन से मोर देन इक्वल टू है, एक्स की वैल्यू वन से मोर देन इक्वल टू है, एक्स की वैल्यू वन से मोर देन इक्वल टू है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन कैसा होगा, रियल होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो कैसा आया, वन से मोर देन इक्वल टू आया। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग करेगा वन से लेके इन्फिनिटी। वन से मोर देन इक्वल है ना, तो फिर भाई कंटिन्यूअसली लिखना है, वन वन से मोर देन इक्वल, वन से मोर देन इक्वल तो लगातार बहुत सारे रियल नंबर आएंगे, तो इसको मैं कॉन्टिन्यूअस सेट मतलब इंटरवल के अंदर लिखूंगा। मान लो कभी ऐसा मिल जाए आपको, एफ एक्स इक्वल टू रूट में कितना, एक्स प्लस का सेवन। तो वही चीज, जब भी रूट हो और मुझे डोमेन निकालना हो तो रूट के अंदर कैसा होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। डोमेन में वही वैल्यू आएगी, मतलब एक्स मतलब जो रूट के अंदर वाला पोर्शन है वो कैसा हो जाए, या तो जीरो हो जाए, तो ये जीरो का रूट जीरो मतलब रियल आ रहा है, या फिर ये पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव का रूट भी एक रियल आता है। ठीक है, तो डोमेन हमेशा एक्स के उस इनपुट के लिए देखना होता है जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, रियल हो और डिफाइन हो। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन का डर तो है ही, नॉट डिफाइन तभी होता है जब अपॉन में क्या हो, जीरो हो। तो अपॉन में जब फंक्शन ही नहीं है तो अपॉन में जीरो का डर है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रियल वाली बात करूंगा। तो रियल कब होगा,
रियल होगा कब, जब x प्लस सेवन मोर देन इक्वल टू कितना हो जीरो, x मोर देन इक्वल टू कितना हो जाए माइनस सेवन। तो x माइनस सेवन से मोर देन इक्वल टू है तो माइनस सेवन को इंक्लूड हुआ क्योंकि इक्वल है, और मोर देन है तो मोर देन हमेशा प्लस इंफिनिटी पर जाता है। क्लियर है ना? तो जब भी रूट वाला पोर्शन है वो दो में निकालना हो तो रूट वाले पोर्शन को मोर देन इक्वल टू जीरो करेंगे, मोर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। जब भी रूट में फंक्शन है, रूट में फंक्शन है, किसमें फंक्शन है, रूट में, तो मुझे दो में निकालना है तो रूट वाले फंक्शन को मोर देन इक्वल टू मुझे जीरो करना है, तो मोर देन इक्वल टू में जीरो करूंगा, मोर देन इक्वल टू क्या करूंगा जीरो, तो एक्स की जो वैल्यू जनरेट होगी, एक्स की वैल्यू जो आएगी वही आपका डोमेन हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे रूट भी हो और अपॉन भी आ जाए, रूट के साथ अपॉन आ जाए, रूट के साथ क्या आ जाए आपका अपॉन आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आपका कोई क्वेश्चन आ जाए वन अपॉन रूट एक्स माइनस का टू, अब यहाँ पे क्या है, अपॉन भी है और रूट भी है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, अपॉन भी है और रूट भी है। तो यहाँ पे किसका डर है, नॉट डिफाइन का डर है कि अपॉन में कहीं जीरो ना आ जाए, और काय का डर है इमेजिनरी का कि रूट में नेगेटिव ना आ जाए। तो मुझे दोनों चीजों को बचाना है, नॉट डिफाइन को भी बचाना है और इमेजिनरी को भी बचाना है। तो मैं क्या लिखूंगा डोमेन के लिए, डोमेन, अब यहाँ पे अपॉन भी और रूट भी है, तो जो अपॉन वाला पोर्शन है वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर अपॉन वाला जीरो हो गया तो फिर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो अपॉन में जीरो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब रूट लगा है तो रूट में दो ही कंडीशन होती है, या तो वो जीरो होना चाहिए, जीरो या पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव, लेकिन जीरो किसने मना कर दिया, अपॉन वाले केस में कि जीरो नहीं होगा, तो फिर केस कौन सा बचा, मोर देन जीरो वाला। देखो रूट में या तो पॉजिटिव आता है या जीरो आता है, या तो पॉजिटिव आता है या जीरो आता है, तभी वो रियल होता है। लेकिन अपॉन है, अपॉन जीरो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अगर अपॉन में जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो अपॉन अपॉन वाला जो पोर्शन है वो जीरो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो केवल केस कौन सा बचा कि जे वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाए, तो मेरे दोनों काम चल जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कम्प्लीटली रियल भी हो जाएगा और डिफाइन भी हो जाएगा। अरे जीरो इंक्लूड करने पर क्या हो रहा था, अगर जीरो इंक्लूड किया तो अपॉन में जीरो आया, अपॉन में क्या आया जीरो, तो फिर पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो रहा था आपका नॉट डिफाइन। तो मुझे दोनों चीजों को बचाना था, नॉट डिफाइन को भी बचाना था और इमेजिनरी को भी बचाना था। तो इमेजिनरी कैसे बच गया, इसको पॉजिटिव कर दिया, और नॉट डिफाइन कैसे बच गया, अपॉन में जीरो को नहीं लिया, अपॉन में जीरो को नहीं लिया। वैसे रूट वाली केस में मैं जीरो को इंक्लूड करता हूँ कब, जब अपॉन ना हो, और जब अपॉन होगा तो फिर रूट वाले केस में फिर जीरो इंक्लूड नहीं करूंगा। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे मुझे जीरो को इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ अपॉन नहीं था, यहाँ अपॉन है तो यहाँ पे मैंने जीरो को इंक्लूड नहीं किया है। तो x मोर देन हो जाएगा किससे, टू से, तो इसका जो डोमेन होगा वो टू से मोर देन है, टू से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। राउंड ब्रैकेट आए, छोटा ब्रैकेट आएगा क्योंकि टू को इंक्लूड नहीं करना है। मान लो अगर आपको ऐसा मिल जाता है वन अपॉन इंक्लूड कितना एक्स प्लस का सेवन, तो वही केस है, यहाँ पे अपॉन भी है और रूट भी है, अपॉन है और रूट है। जब अपॉन है और रूट है, क्या बोला मैंने, अपॉन है और रूट है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रो में निकालूंगा, तो अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए ना, तो केवल और केवल इसको कैसा बनाना है, पॉजिटिव, एक्स प्लस सेवन मोर देन जीरो, तो एक्स मोर देन हो गया कितना माइनस सेवन, एक्स मोर देन हो गया कितना माइनस का सेवन। तो एक्स मोर देन माइनस सेवन, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा किसका, माइनस सेवन से इन्फिनिटी। और एक चीज याद रखना कि जो मोर देन वाली वैल्यू होती है, मोर देन जो वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। अब मान लो कभी कभार फंक्शन ऐसा कुछ गंदा टाइप का आ गया, गंदा टाइप का मतलब कि जैसे कि रूट के अंदर दो पार्ट आ गए, जैसे एक्स माइनस वन आया और एक्स माइनस थ्री आया, ठीक, और मैंने कहा इसका डोमेन निकालो, अच्छा यहाँ पे अपॉन में नहीं है, यहाँ पे ओनली रूट वाला केस अप्लाई होगा, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है। तो देखो अपॉन वाले केस में मुझे जीरो को बचाना होता है, यहाँ पे केवल रूट वाला केस अप्लाई होगा। तो ये रियल कब होगा, जब मैं डोमेन निकालूंगा तो रूट वाले पोर्शन में, मतलब पूरा कैसे होना चाहिए, रियल रियल कब होगा, जब रूट में क्या हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, रूट में क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। तो डोमेन निकालूंगा तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री मोर देन इक्वल टू जीरो। देखो क्या अगर ये जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो हो जाता है तब भी ये मतलब कैसा होगा, टोटल जीरो आएगा, जीरो एक रियल नंबर है। और अगर मान लो ये पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो वो भी एक रियल हो जाएगा। तो मतलब या तो यहाँ पे मैं जीरो होना चाहिए इसका वैल्यू, या फिर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वही केस है। बशर्ते यहाँ पे एक फंक्शन था और यहाँ पे फंक्शन कितने हैं, दो हैं। ठीक है, तो
इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो तो सिंपल सा तरीका है कि नंबर लाइन से इसको सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वो पॉइंट प्लॉट करेंगे जिसपे ये जीरो हो रहा हो। तो जीरो कहाँ पे हो रहा है, वन पे हो रहा है और थ्री पे हो रहा है। ठीक है, अब इस नंबर लाइन को तीन पार्ट में ब्रेक हुआ, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। मैं इस वाले पार्ट पे जाऊंगा, तो इस वाले पार्ट का कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ डालूंगा तो ये फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट पे जाऊंगा, इस वाले पार्ट का मैं कोई भी नंबर यहाँ डालूंगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का मैं कोई भी नंबर यहाँ डालूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इस रूट के अंदर पॉजिटिव तभी होगा या तो वैल्यू थ्री से मोर देन हो या वन से लेस देन हो। तो वन से लेस देन माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी से वन हो गया, और यहाँ पे थ्री से इंफिनिटी। इस वाले क्राइटेरिया में, इस वाले क्राइटेरिया में जी आपका रूट के अंदर कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या फिर जीरो हो रहा है। जीरो कब हो रहा है, जब यहाँ पे थ्री डाल दोगे या वन डाल दोगे। ठीक है, अब दो दो ब्रैकेट आए हैं तो इनको कंबाइंड लिखने के लिए हम लोग काय का सिंबल लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा। तो तीन केस आपको समझने हैं कि कोई y इक्वल टू कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और अगर इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन x की वो वैल्यू है जिसके लिए y कैसा हो, डिफाइन हो और रियल हो। मतलब ऐसे इनपुट चाहिए, डोमेन को मतलब x के वो सारे इनपुट जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू कैसा हो, रियल हो और डिफाइन हो। ठीक है, दो तीन केस मिलते हैं। अगर डायरेक्ट आपको लीनियर वाला केस मिलता है ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, तो वो सारी की सारी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है, कोई भी वैल्यू डालोगे काम चलेगा। ठीक है, अपॉन में है तो अपॉन में रूट नहीं है, केवल अपॉन वाला कोई फंक्शन है, वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन समथिंग, तो अपॉन में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अपॉन में जीरो आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। वन अपॉन एक्सप्रेशन है अगर कोई भी, तो वन अपॉन एक्सप्रेशन में जब डोमेन निकालेंगे तो मुझे वो सारी वैल्यू को रियल में से छोड़ना है जिसके लिए अपॉन में जीरो हो रहा है। रूट है तो रूट में अगर एक्सप्रेशन है और मुझे डोमेन निकालना है तो मुझे एक्स की वो सारी वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन मोर देन इक्वल टू जीरो है, और वन अपॉन एक्सप्रेशन है रूट में, तो रूट भी है अपॉन भी है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन वो मोर देन क्या कर दो, जीरो कर दो, जो भी निकल के आएगा वो आपका डोमेन में चला जाएगा। तो मैंने आज के लेक्चर में फंक्शन बताया क्या होता है। मैंने क्या बोला कि जो आज का लेक्चर है वो मान लीजिए आपका 11th क्लास का लेक्चर है, मैंने बड़ा 11th का बेसिक बेसिक बताया। क्या मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, फंक्शन क्या होता है कि प्री इमेज का कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाएगा, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, अगर ये कंडीशन कहीं फॉलो होती है तो वो आपका फंक्शन है। और इसके बाद बात आती है डोमेन की, तो मैंने आपके साथ आज के लेक्चर में डोमेन डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं रेंज डिस्कस करूंगा। तो आप तो पहले थोड़ा सा डोमेन को अच्छे से पढ़ लीजिए, डोमेन कैसे निकाला जाता है बस याद रखना, डोमेन निकालते समय अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की बहुत सारी वैल्यू को नहीं लेना है जिससे अपॉन में जीरो हो या रूट में नेगेटिव हो। ठीक है, तो इन सारी वैल्यू को छोड़ के जितना भी इनपुट होगा वो सारा का सारा किसमें चला जाएगा, आपका डोमेन में चला जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। हाँ, चलिए बाकी अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, काफी सारी चीजें हैं, अभी तो मैं बहुत ज्यादा बेसिकली बताया आपको, तो इतना पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।